हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल सीबीएसई सिंप्लीफाइड। मैं हूं अनुपम मिश्रा। जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने रिसेंटली एक सीरीज शुरू की है और वो सीरीज बेसिकली जो क्लास 9th आईसीएसई बोर्ड में जो क्लास 9th का एक विलियम शेक्सपियर का लिखा हुआ एक ड्रामा है जूलियस सीजर। एवरग्रीन पब्लिकेशंस की ये बुक है, कई स्कूल्स में पढ़ाई जाती है जूलियस सीजर ड्रामा। उसका जो वर्क बुक है और इस वर्क बुक को एक्ट 1 to लेकर 5 एक्ट्स में डिवाइड किया गया है और हर एक्ट में इसके जो वर्क बुक में क्वेश्चन आंसर्स हैं और उन क्वेश्चन आंसर्स से पहले कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी दिए हैं जो कि एग्जाम में आते भी हैं, इंटरनल एग्जाम्स में आते भी हैं। तो उन्हीं एमसीक्यूज पर मैंने एक सीरीज शुरू किया है एक्ट वाइज, जितने भी एक्ट 1 और एक्ट 2 क्लास 9 में पढ़ाया जाता है और उनमें जो सीन 1, 2, 3, 4, 5 जितने भी है सभी में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है। उन्हीं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के पर मैं छोटा सा एक सीरीज लेकर आया, उस पर मैं ऑलरेडी 2 वीडियोस बना रखा हूं। एक्ट 1 और सीन 1 पर वीडियो मैंने एक ऑलरेडी बनाया हुआ है। एक्ट 2 सीन 4 के जो एमसीक्यूज है उस पर भी एक ऑलरेडी वीडियो बनाकर मैंने अपने इस चैनल पर अपलोड किया हुआ है। आप जाकर वहां से उसको देख सकते हैं। आप उम्मीद है कि आपको जो इंटरनल एग्जाम्स होते हैं क्लास 9 के उसमें आपको काफी हेल्प मिलेगी। तो उसी सीरीज का ये तीसरा वीडियो है जिसमें हम आज जो बात करेंगे वो है एक्ट 1 सीन 2 के जो वर्कबुक में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं उसके बारे में उनको हम डिस्कस करेंगे। आपको मैं हर क्वेश्चन के 4 ऑप्शन पढ़कर बताऊंगा और उसका सही ऑप्शन क्या वो भी बताऊंगा और साथ साथ बाकी के जो ऑप्शन है उसको भी हम डिस्कस करेंगे ताकि आपको सही आंसर सही तरीके से एक्सप्लेन किया जा सके और याद किया जा सके। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इन वीडियोस के बारे में आपका कोई अगर सजेशन, कोई सुझाव या कोई कमेंट है तो उसको कमेंट के माध्यम से आप मेरे साथ जरूर शेयर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो लाइक आई सेड, ये जो टॉपिक है आज का विलियम शेक्सपियर का जूलियस सीजर ड्रामा वर्कबुक एवरग्रीन पब्लिकेशन का एक्ट 1 सीन 2। तो फर्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेशन इज गोइंग टू द फोरम टू सेलिब्रेट। देखिए वो जो प्रोसेशन जा रहा था जिसमें जूलियस सीजर है और बाकी के लोग हैं, मार्क एंटनी है, उनकी वाइफ है और बहुत सारे लोग और भी हैं। तो ये बेसिकली उस दिन क्या सेलिब्रेट करने जा रहे थे। 4 ऑप्शन है, आइड्स ऑफ मार्च, द फेस्टिवल ऑफ लिपरकेलिया, सीजर्स विक्ट्री ओवर पॉम्पी या कैलिफोर्निया बीइंग बैरन। देखिए इसमें जो सही आंसर है वो है द फेस्टिवल ऑफ लिपरकेलिया। बड़ा ही एक इंपॉर्टेंट फेस्टिवल रोमन हिस्ट्री में मनाया जाता है। तो बेसिकली है क्या, ये जो लुपरकेलिया है वो उनको गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी बोला जाता है। तो ऐसी वहां मान्यता थी कि अगर कोई व्यक्ति, उस दिन बेसिकली होता क्या था कि जो एनिमल्स को सैक्रिफाइस किया जाता था और उनकी जो स्किन थी उस स्किन को लेकर कुछ लोग, उस एक पर्टिकुलर रेस होती थी उसमें वो पार्टिसिपेट करते थे और ऐसी मान्यता थी वहां पर कि वो एनिमल जो जिनको सैक्रिफाइस किया जा चुका है उनकी स्किन अगर किसी बैरन लेडी यानी कि वो लड़कियां या वो महिलाएं जिनके बच्चे नहीं होते हैं उनको अगर वो टच कर देते हैं तो वो दे कैन बिकम फर्टाइल। तो वो प्रोसेशन बेसिकली क्या सेलिब्रेट कर रहा है उस दिन। आइड्स ऑफ मार्च सही ऑप्शन नहीं है क्योंकि आइड्स ऑफ मार्च इज कंसिडर्ड टू बी द डे ऑफ असैसिनेशन ऑफ जूलियस सीजर, जो कि 15 मार्च का दिन बताया जाता है 44 बीसी में। तो ये तो सही ऑप्शन नहीं है। सीजर्स विक्ट्री ओवर पॉम्पे, ये तो सीन हम 1 में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो ये भी ऑप्शन सही नहीं है। कैलिफोर्निया बीइंग बैरन, तो ये बैरन तो वो ऑलरेडी थी ही क्योंकि उनके कोई संतान तो थी नहीं। तो सही ऑप्शन जो इसका है वो है द फेस्टिवल ऑफ लिपरकेलिया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अमंग द ग्रेट क्राउड फॉलोइंग सीजर एंड अदर्स इज। ग्रेट क्राउड का मतलब महान भीड़ नहीं है, वो बहुत भारी भीड़ वहां पर इकट्ठी होती है। जूलियस सीजर को जो वहां पर मिलने और देखने आई थी तो उस भीड़ में काफी सारे लोग थे, काफी कॉमन लोग थे, सीनेटर्स थे और बहुत सारे लोग थे। तो उनके अलावा वहां पर एक मेन आदमी और था। तो 4 ऑप्शन दिए, थीफ था, कोई प्रीस्ट था, कारपेंटर था या सूथसेयर था। इसका सही ऑप्शन है सूथसेयर। देखिए सूथसेयर इस पूरे प्ले का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है जो कि विलियम शेक्सपियर के द्वारा इस प्ले में रखा गया है। और सूथसेयर बेसिकली वो लोग उन लोगों को कहते थे जो भविष्य बता सकते थे। तो सूथसेयर इस प्ले में वही व्यक्ति है जिसने प्ले की शुरुआत में विलियम इनको जूलियस सीजर को वार्निंग दिया था दैट यू हैव टू बी वेरी केयरफुल ऑन द आइड्स ऑफ मार्च, यानी कि 15 मार्च को बड़ा सावधान रहना। और जूलियस सीजर बड़ा एरोगेंटली उसकी बात को इग्नोर कर देता है कि कह रहा है अरे ये तो डे ड्रीमर, इसकी बात का भरोसा नहीं करना चाहिए। तो वो वहां पर एक भीड़ में एक व्यक्ति खड़ा है जिसको क्या बोला गया है, वो एक सूथसेयर है जो कि जूलियस सीजर की वार्निंग देता है कि थोड़ा आप सावधान रहिएगा 15 मार्च के दिन, ये आपकी लाइफ में बड़ा ही खतरे से भरा दिन हो सकता है।
क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डज सीजर इंस्ट्रक्ट एंटनी टू डू? तो वो जैसा कि मैंने बताया, जो उस दिन जो फेस्टिवल मनाया जा रहा था, इट इज कॉल्ड फेस्टिवल ऑफ लिपरकेलिया। तो उसमें होता क्या था कि उस एनिमल्स को सेक्रीफाइस किया जाता था और उनकी जो स्किन होती थी, वो स्किन को कुछ नवयुवक, जैसे इसमें मार्क एंटनी है और बाकी लोग हैं, तो स्किन को अपनी शरीर पर धारण करके और वो एक रेस में हिस्सा लेते थे। और उस रेस के रास्ते में जो महिलाएं, जो कि खासकर बैरन लेडीज होती थी, यानी कि जिनके संतान नहीं होती थी, उनको अगर वो छू देते थे तो ऐसा माना जाता था कि वो उनके फिर संतान उत्पन्न करने में वो सक्षम हो जाती थी। तो सीजर, जब एंटनी, जो उनका खास व्यक्ति है मार्क एंटनी, उसको क्या इंस्ट्रक्ट करता है, क्या करने के लिए कहता है वहां पर? ऑप्शन है, हिट कैलपुर्निया विद हिज व्हिप व्हेन ही रन्स दिस होली रेस। क्या वो ऐसा कहता है कि आप जब दौड़ में दौड़े तो कैलपुर्निया, जो कि सीजर की वाइफ है, उसको हिट करना है? टच कैलपुर्निया विद हिज व्हिप व्हेन ही रन्स द होली रेस। कैलपुर्निया को सिर्फ टच करना है जब आप रेस में भाग रहे हैं। नॉट टू टच कैलपुर्निया, कैलपुर्निया को टच नहीं करना है। या थ्रेटन कैलपुर्निया विद हिज वाइफ। तो देखिए, बाकी के 3 ऑप्शन तो बिल्कुल ठीक नहीं मालूम पड़ रहे हैं। द वे जस्ट आई एक्सप्लेन दिस टू यू, कि उसको इंस्ट्रक्शन ये दिया था कि आप जब भागे तो मेक श्योर कि आप कैलपुर्निया को टच जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द सूसेयर वॉर्न्स सीजर अबाउट। वो सूसेयर जो है सीजर को किस बारे में वार्निंग देता है, इसके बारे में अभी हम चूंकि ऑलरेडी पहले 3 क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं, एक बार के ऑप्शन देख लेते हैं। 15th ऑफ मार्च, 15th ऑफ फरवरी, 5th ऑफ मार्च और 7th ऑफ मार्च। ये क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल आपको याद होना चाहिए। 8th ऑफ मार्च के बारे में वार्न करता है और 8th ऑफ मार्च का मतलब है 15 मार्च। एंड लाइक आई सेड, 15 मार्च इज कंसिडर्ड टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड सिग्निफिकेंट डे इन द हिस्ट्री ऑफ रोम, बिकॉज इट इज द डे व्हेन जूलियस सीजर वॉज assassinated by the conspirators including Marcus Brutus, Decius Brutus, Cinna and other conspirators. अगले ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हु आर द 2 कैरेक्टर्स हु स्टे बैक? जब ये प्रोसेशन वहां से निकल जाता है तो केवल वहां 2 लोग रुकते हैं, बाकी सभी लोग लगभग चले जाते हैं। तो वो जो ऑप्शन है, ब्रूटस एंड कैसियस, कैसियस कैस्का है, सीजर एंड कैलपुर्निया है, एंटोनी एंड सीजर है। देखिए, जूलियस सीजर और कैलपुर्निया हस्बैंड वाइफ हैं तो साथ में चले जाते हैं, तो ये ऑप्शन तो ठीक नहीं है। एंटोनी उनका खास मित्र है, तो जो चूंकि रेस में पार्टिसिपेट कर रहा है इसलिए वो भी वहां पर रुकता नहीं है। कैस्का उस पूरे सीन में कहीं है नहीं, तो इसका जो सही ऑप्शन बनता है ब्रूटस और कैसियस, ये 2 लोग वहां पर रुकते हैं और बाकी पूरी भीड़ वहां से चली जाती है। क्वेश्चन नंबर 6, अकॉर्डिंग टू ब्रूटस एंटनी हैज है। तो ब्रूटस एंटनी को दूर से खड़ा होकर देखता है। देखिए, ब्रूटस और कैसियस आपस में बातें कर रहे हैं और ये बात कर रहे हैं एंटनी के बारे में कि भाई ये किस तरीके का व्यक्ति है, उसके बारे में कुछ 2-3 बातें बोलते हैं। तो फर्स्ट वी विल रीड द ऑप्शंस। पहला ऑप्शन ए है, लीन एंड हंग्री लुक, बड़ा ऐसा भूखा नंगा सा दिखता है। इज नॉट वेरी एक्टिव। मार्क एंटनी का जो कैरेक्टर जूलियस सीजर में दिखाया गया कि वो बहुत लाइवली है, वैसे बहुत एनर्जेटिक है, बहुत लाइवली है। वो इतना लाइवली है कि अक्सर मोस्ट ऑफ द टाइम रात को घर से बाहर ही रहता है, पार्टी एनिमल टाइप का व्यक्ति है। ऑलराइट, बहुत देर से घर में आता है, इसलिए सुबह देर से भी उठता है। तो जो ऑप्शंस है, लीन एंड हंग्री लुक, ये तो ऑप्शन सही बैठता नहीं है। ही इज नॉट वेरी एक्टिव, ऐसा भी नहीं है, बहुत एक्टिव है वो, उसका कैरेक्टर है। ही हैज अ लाइवली टेम्परामेंट, उसका टेम्परामेंट स्वभाव बड़ा ही लाइवली है। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी। Question number 7, Cassius is upset with Brutus because of late he misses his। कैसियस ब्रूटस से जब ये बातें कर रहे होते हैं, वहां पर जब ये प्रोसेशन निकल जाता है तो कैसियस ब्रूटस से आपस में बातें कर रहे होते हैं और कैसियस ब्रूटस से थोड़ा सा नाराज है। उसका नाराज होने का कारण ये है कि देखिए, उसको लगता है कैसियस को कि ब्रूटस का जो नेचर है और उसका जो आउटलुक और एटीट्यूड है कैसियस के प्रति, व्यवहार है, बिहेवियर है, थोड़ा सा चेंज हो गया। तो उसको क्या कंप्लेंट कर रहा है, ऑप्शन पढ़ लेते हैं। जेंटल एंड लविंग नेचर टुवर्ड्स हिम, हार्श एंड कोल्ड ट्रीटमेंट टुवर्ड्स हिम, वार्म ग्रीटिंग्स टुवर्ड्स हिम और सपोर्ट एंड हेल्प टुवर्ड्स हिम। देखिए, बाकी वो क्या मिस करता है, तो वो कंप्लेंट कैसे करता है कि भाई आपका नेचर पहले जैसा जेंटल और लविंग मेरे प्रति मुझे दिखाई अब नहीं पड़ता है, कारण क्या है मुझे नहीं पता। तो कैसे इसी बारे में कंप्लेंट करता है, जबकि ब्रूटस उसको समझाता है कि ऐसी कोई बात है नहीं। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 7 का जो सही ऑप्शन बनता है वो है ऑप्शन ए, जेंटल एंड लविंग नेचर टुवर्ड्स हिम। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट रीजन डज ब्रूटस गिव टू कैसियस फॉर हिज रीसेंट बिहेवियर। जब कैसियस ब्रूटस से कंप्लेंट करता है दैट योर बिहेवियर टुवर्ड्स मी हैज चेंज रिसेंटली, देन कैसियस ब्रूटस एक्सप्लेन्स कि ऐसा क्यों है, उसके पीछे कारण क्या है। तो 4 ऑप्शन जो दिए हैं, तो
ब्रूटस क्या ये बोलता है, ही इज अपसेट विद हिज फैमिली मेंबर्स, वो अपनी फैमिली मेंबर्स से किससे अपसेट है। ब्रूटस की फैमिली में उसके वाइफ के अलावा कोई दूसरा कैरेक्टर दिखाया नहीं गया है, पोर्शिया उसकी वाइफ है, तो वो उससे तो अपसेट कभी भी नहीं है, बिकॉज ऑन द अदर एंड ही यूज्ड टू लव हिज वेरी वाइफ वेरी मच, तो ये ऑप्शन तो ठीक नहीं है। ही इज अपसेट विद हिज पर्सनल कॉन्फ्लिक्टिंग फीलिंग्स, वो अंदर ही अंदर उसको कुछ फीलिंग्स चल रही हैं जो कि वो उन्हीं चीजों को, बहुत सारी चीजों को लेकर परेशान है, वो आगे प्ले में थोड़ा डिटेल में बताया गया है। हिज फीलिंग वीक एंड अनवेल, वो बीमार है, तबीयत ठीक नहीं है। ही डज नॉट लाइक फील बीइंग पोलाइट एंड कर्टियस, या उसको पोलाइट और कर्टियस होने में कोई आनंद नहीं आता, उसको अच्छा नहीं लगता ऐसा करना। तो ये तो ऑप्शन ए, सी और डी तो इसमें फिट नहीं बैठते हैं, तो इसका सही ऑप्शन आंसर जो है वो है ही इज अपसेट विद हिज पर्सनल कॉन्फ्लिक्टिंग फीलिंग्स। उसके मन में कुछ बहुत सारी बातें चल रही हैं जिसको लेकर वो परेशान है, और यही कारण है कि लोगों को लगता है इसका बिहेवियर थोड़ा सा चेंज हो गया है, जबकि ऐसा है नहीं वास्तव में। क्वेश्चन नंबर 9 ... हैव विश्ड दैट नोबल ब्रूटस हैड हिज आईज मीन्स दैट। ये जो लाइन बोली गई है बेसिकली कैसियस ने ब्रूटस के बारे में बोली गई, और वो कह रहा है कि मेरी ऐसी इच्छा है कि ब्रूटस कम से कम इतना रिस्पेक्टेड, इतना रेप्यूटेड आदमी है, और उसको केवल अपनी क्या है कि वैल्यू नहीं पता है। तो कह रहा है कि काश ऐसा होता कि भाई ब्रूटस अपनी कम से कम जो उसका स्टेटस है समाज में, जो उसकी अपनी वैल्यू वर्थ है, वो उसको रियलाइज नहीं कर पा रहा कि हाउ इंपॉर्टेंट ही इज फॉर द हिस्ट्री ऑफ रोम। तो 4 ऑप्शंस जो दिए गए हैं, पूछा गया स्टेटमेंट का मतलब क्या है। कैसियस इज फुल ऑफ एडमिरेशन फॉर ब्रूटस आइज, वो ब्रूटस की आंखों की तारीफ कर रहे हैं, नहीं ऐसा तो नहीं है। कैसियस इज वांटिंग द सेम आइज एज ब्रूटस, कैसियस चाहता कि उसकी आंखें ब्रूटस की जैसी हो जाए। कैसियस वांट्स ब्रूटस टू रियलाइज हिज ओन वर्थ, कैसियस चाहता कि ब्रूटस अपने आप को पहचान नहीं पा रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यक्ति है, तो वो चाहता कि वो अपने आप को पहचाने, उसकी समाज में वैल्यू क्या है। कैसियस वांट्स ब्रूटस टू डोनेट हिज आईज, ये तो बड़ा ही रिडिकुलस टाइप का आंसर है कि कैसियस चाहता है कि ब्रूटस अपनी आंखें दान कर दे, तो ये आंसर तो फिट नहीं है भाई। तो 9 का जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं क्या है। ... यानी कि इससे पहले कुछ सेंटेंस बोला गया है, येट आई लव हिम वेल, हु इज हिम ब्रूटस इज रेफरिंग टू। ब्रूटस किसी के बारे में वहां कुछ बोल रहा है। देखिए यहां पर जिसके बारे में बात हो रही, बेसिकली बात कर रहे हैं ये इनडायरेक्टली जूलियस सीजर के बारे में बातें कर रहे हैं। कौन लोग? ब्रूटस और कैसियस दोनों मिलकर। तो ब्रूटस कहता है चलो ठीक है भाई, बाकी सारी बातें ठीक है, बट इन स्पाइट ऑफ ऑल दीज ऑड्स एंड कॉन्फ्लिक्टिंग फीलिंग्स दैट आई हैव इन माई माइंड, आई स्टिल लव जूलियस सीजर एज माई फ्रेंड, मैं उससे अभी भी बहुत प्यार करता हूं। तो यहां पर हिम किसके बारे में कहा? कैस के बारे में तो कोई बात ही नहीं की गई। एंटनी, जूलियस सीजर या फिर सूथसेयर, तो इसका सही ऑप्शन है जूलियस सीजर के बारे में ये लोग बात कर रहे हैं। ब्रूटस कह रहा है कि नहीं भाई, मैं एज ए फ्रेंड उसको अभी भी बहुत प्यार करता हूं, वो मेरा आज भी बहुत अच्छा मित्र है। सीजर हैड फीवर इन, ये प्ले में बड़ा प्रोमिनेंटली ये इसको बताया गया है कि जब बात हो रही थी कैसियस और ब्रूटस के बीच में, तो कैसियस बोलता अरे ब्रूटस को तुम बहुत, जूलियस सीजर को क्या तुम बहुत बहादुर व्यक्ति समझते हो, तो उसको तो एक बार बहुत तेज बुखार आया था और वो बुखार में बुरी तरीके से कांप रहा था। तो किस देश में ये घटना हुई थी? इजिप्ट में, स्पेन में, फिलिपी में या सार्डिस में? देखिए फिलिपी और सार्डिस तो एक्ट 1 और एक्ट 2 में तो कहीं इनका मेंशन है नहीं। ये युद्ध में लड़ाई के मैदान है जहां पर ब्रूटस और मार्क एंटनी की सेनाएं बाद में युद्ध करती हैं। तो ऑप्शन सी और डी तो ठीक नहीं है। इजिप्ट कभी ये गए नहीं है सीजर, तो सही ऑप्शन इसका बनता है स्पेन, जो कि बुक में आंसर इसका दिया हुआ भी है। जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब किया उनका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको इस चैनल के वीडियोस अच्छे लगते हैं, कंटेंट आपको अच्छा लगता है, कोई आपका सजेशन है तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर अवगत कराएं। साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर 12, When Cassius says, "Men at some time are the masters of their fates", ये देखिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट लाइन है। विलियम शेक्सपियर के बारे में कहा जाता है, और ये बात सच भी है, कि उन्होंने बहुत सारे इडियम्स एंड फ्रेजेस और प्रोवर्ब्स का इन्होंने एक तरीके से इन्वेंट किए। He is credited to have invented a number of proverbs and idioms, and he must have invented at least 2000 new words for English dictionary। ऐसा विलियम शेक्सपियर के बारे में, तभी वो उनको ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल उनको बोला जाता है। दुनिया के जितने भी इंग्लिश लिटरेचर के पोइट्स एंड राइटर्स हुए हैं, विलियम शेक्सपियर होल्ड्स द टॉप मोस्ट पोजीशन अमंग ऑल। बहुत सारे वर्ड्स उन्होंने नए डिस्कवर किए, इन्वेंट किए, और वो आज भी डिक्शनरी में यूज होते हैं। बहुत सारी प्रोवर्ब्स, मुहावरे, लोकों कहावतें उन्होंने बहुत सारी बनाई हैं जो आज भी फ्रीक्वेंटली यूज होती है। तो ये जो लाइन है,
मैन एट सम टाइम आर द मास्टर्स ऑफ देयर, व्यक्ति जो है कभी कभी अपनी डेस्टिनी को कंट्रोल नहीं कर पाता है। कभी कभी समय आता है कि व्यक्ति चाहकर भी अपनी भाग्य को बदल नहीं सकता है। तो कैसियस जब ये कह रहा है तो उस लाइन का मतलब क्या, मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। ऑप्शन पढ़ लेते हैं। डेस्टिनी कंट्रोल्स ह्यूमन बीइंग, डेस्टिनी ह्यूमन बीइंग्स को ही कंट्रोल करती है। ह्यूमन बीइंग्स कैन नॉट फाइट डेस्टिनी एंड मस्ट गिव इन, क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स डेस्टिनी से मुकाबला नहीं कर सकते, इसलिए उसको सरेंडर कर देना चाहिए। देयर कम्स अ टाइम व्हेन ह्यूमन बीइंग्स कैन नॉट कंट्रोल देयर ओन डेस्टिनी, समय कभी कभी कैसा आता है कि भगवान की व्यक्ति अपनी डेस्टिनी को कंट्रोल नहीं कर सकता। और चौथा ऑप्शन है देयर कम्स अ टाइम व्हेन ह्यूमन बीइंग्स कैन नॉट कंट्रोल देयर डेस्टिनीज, कि कभी कभी ह्यूमन बीइंग अपनी भाग्य को, अपनी जो होने वाली चीजें उसको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो उसका सही आंसर क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन डी। आगे की तरफ बढ़ते हैं। सीजर वॉइसेस हिज फियर टू एंटनी अबाउट कैसियस। अब जूलिया देखिए, जो ये बात कैसियस और ब्रूटस खड़े होकर मार्क एंटनी के बारे में बात कर रहे हैं, तो वहीं उसी सीन में थोड़ी सी दूर पर खड़े होकर जूलियस सीजर मार्क एंटनी से कैसियस के बारे में कुछ कहता है। जब उसको दूर से देखता है उसको लगता है ये आदमी बड़ा ही शातिर टाइप का आदमी लगता है, ये बिल्कुल शांत रहता है, लेकिन ये मुझे लगता है कि ही हैड गॉट वेरी इविल काइंड ऑफ इंटेंशंस इन हिज माइंड। तो 4 ऑप्शन दिए गए कि कैसियस के बारे में जूलियस सीजर क्या बोलता है। बीइंग अ कॉवर्ड, कि कैसियस एक डरपोक व्यक्ति है। बीइंग अ फिकल माइंडेड, बड़ा ही अनस्टेबल सा माइंड, इसका स्थिर दिमाग नहीं है। हैव अ लीन एंड हंग्री लुक, भूखा और नंगा सा दिखता है, तो ऐसे व्यक्ति बड़े खतरनाक होते हैं। जूलियस सीजर एंटनी को समझाता है कि भाई इससे बच के रहना, ये बड़ा खतरनाक व्यक्ति है। बीइंग फैट एंड लेजी, वो फैट और लेजी तो बिल्कुल भी नहीं है। तो 13 क्वेश्चन नंबर का आंसर जो सही है वो है आंसर सी। हु ऑफर्स क्राउन्स टू जूलियस सीजर, तो ये तो प्ले के शुरुआत में ही बताया गया है। 4 ऑप्शन पढ़ देता हूं। मॉब, भीड़ या सीनेट है, कैसका उनको ऑफर करता है, फिर मार्क एंटनी। इस क्वेश्चन का सही आंसर है मार्क एंटनी जूलियस सीजर को उस भीड़ में प्रोसेशन में 3 बार क्राउन ऑफर करता है, लेकिन तीनों ही बार जूलियस सीजर उसको क्राउन को एक्सेप्ट करने से मना कर देता है। क्वेश्चन 15, व्हाट डिड सीजर सफर फ्रॉम। सीजर को ऐसी कौन सी एक फिजिकल डिसेबिलिटी थी, एक बीमारी थी। देखिए एक तो मेन चीज ये है, एक तो वो उसको लेफ्ट कान से सुनाई नहीं पड़ता था, ही वॉज डेफ इन लेफ्ट ईयर, क्योंकि वो ऑप्शन यहां दिया नहीं है। इसके अलावा उसको एक बहुत बड़ी बीमारी थी, ही हैड एपिलेप्टिक फिट पड़ते थे, मिर्गी के दौरे पड़ते थे। ईयर एक, कान में दर्द होता था। हेड एक, सर में दर्द होता, या स्ट्रोक उसको पड़ते थे, जिसको अटैक भी बोलते हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, एपिलेप्टिक फिट पड़ते थे, मिर्गी के कभी कभी दौरे उसको जूलियस सीजर को पड़ते थे। क्वेश्चन नंबर 16, सीजर वॉज डेफ फ्रॉम। मैंने इसका आंसर अभी आपको बताया कि सीजर का जो बिगेस्ट फिजिकल डिसेबिलिटी था, उसको एक कान से सुनाई नहीं पड़ता था, वो लेफ्ट ईयर में उसको लेफ्ट वाले कान से सुनाई नहीं पड़ता था। तो क्वेश्चन नंबर सी का जो क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर मैंने आपको बता दिया है, सीजर वॉज डेफ फ्रॉम लेफ्ट ईयर, बाएं कान से उसको सुनाई नहीं पड़ता था। क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है इट वॉज ग्रीक टू मी। देखिए ये भी एक मुहावरा है कि अगर आप बोलते हैं इट इज ऑल ग्रीक एंड लेड इन टू मी, बड़ा ही प्रचलित मुहावरा है। इसका मतलब, कहने का मतलब ये है कि वॉट एवर यू से आई डू नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग आउट ऑफ इट। दैट मीन्स वॉट एवर लैंग्वेज यू स्पीक आई डू नॉट अंडरस्टैंड योर लैंग्वेज। तो ये विलियम शेक्सपियर का लिखा हुआ ही एक मुहावरा है। जैसा कि मैंने बोला कि उन्होंने बहुत सारे नए मुहावरे लिखे हैं जो आज भी प्रचलन में है, उनको यूज किया जाता है। तो इस एक्सप्रेशन का मतलब क्या है, ऑलरेडी हैव एक्सप्लेन दिस टू यू। तो इस इडियम का मतलब क्या है, इज अनेबल टू अंडरस्टैंड व्हाट हैज बीन सेड। तो जब ब्रूटस उससे पूछता है कैसियस से कि भाई वह क्या बात हो रही थी, तो कह रहा है भाई मुझे बात तो हो रही थी बट आई वॉज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, इट वॉज ग्रीक टू मी, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आया कि क्या बोला जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 17 के 4 ऑप्शन है, तो फिर भी मैं पढ़ देता हूं। इज अनेबल टू अंडरस्टैंड व्हाट हैज बीन सेड, उसको समझ में नहीं आया क्या बोला गया। बी, इज अनेबल टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ग्रीक, उसको ग्रीक लैंग्वेज नहीं आती थी। इज अनेबल टू लर्न द ग्रीक लैंग्वेज, वो ग्रीक लैंग्वेज सीख नहीं पाया था। इज अनेबल टू फॉलो व्हाट हैज बीन सेड, उसको फॉलो नहीं कर पा रहा था कि क्या बोला गया है। तो इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, इज अनेबल टू अंडरस्टैंड व्हाट हैज बीन सेड। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में जो कहा गया है, कैसियस होप्स दैट वंस ब्रूटस रीड्स द लेटर रिटन इन डिफरेंट हैंड राइटिंग्स ही विल। तो इसमें एक रेफरेंस आता है कि एक प्लान बनाया गया था कि ब्रूटस को हम उसके घर में जहां ये बैठता है वहां पर अलग अलग हैंड राइटिंग्स में अलग अलग ऐसा लगे कि अलग अलग लोगों ने अपनी ओपिनियन जूलियस सीजर के बारे में लिखकर भेजी है, तो हम उसको लेटर भेजेंगे कि उनके घर में डालेंगे, और जब वो पढ़ेगा तो वो कन्विंस हो जाएगा कि जूलियस सीजर के बारे में जैसा हम सोचते हैं
बाकी लोग भी वैसा ही सोच रहे हैं। देयरफॉर इट हैज नाउ बिकम इंपॉर्टेंट दैट जूलियस सीजर शुड बी एलिमिनेटेड, उसकी हत्या कर देनी चाहिए। तो जो ऑप्शन है वो है टीयर अप ऑल द लेटर्स एंड रिमेन ट्रू टू सीजर। तो उसको कैसे, इसको क्या ऐसा लगता था कि ब्रूटस उन लेटर्स को पढ़ेगा, फाड़ के फेंक देगा, कोई रिएक्ट नहीं करेगा। ज्वाइन सीजर एंड राइज अगेंस्ट सीजर, वो जूलियस सीजर के से मिल जाएगा जाकर और कैसियस के अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी कर देगा। बी कन्विंस टू स्टैंड अप अगेंस्ट सीजर्स ग्रोइंग एम्बिशन एंड ज्वाइन द कॉन्स्पिरेसी। कैसियस को ये पूरा भरोसा था कि ब्रूटस को अगर अपनी कॉन्स्पिरेसी में शामिल करना है तो पहले उसको ब्रेन वॉश करना पड़ेगा, उसको कन्विंस करना पड़ेगा। यू हैव टू कन्विंस हिम कि सीजर को मारना इसलिए जरूरी है। तो जूलियस सीजर हैज बिकम एम्बिशियस, बहुत एम्बिशियस और एरोगेंट हो गया, एंड ही हैज नाउ बिकम ए थ्रेट टू द कॉमन पीपल ऑफ रोम, इसलिए उसको रास्ते से हटाना जरूरी है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 19, सॉलिलॉकी क्या होता है? सॉलिलॉकी देखिए बेसिकली क्या होता है। सॉलिलॉकी एक तरीके का हिंदी में बोलते हैं एकांत चिंतन। कभी कभी किसी प्ले में क्या होता है, कोई कैरेक्टर है तो कैरेक्टर को अपना कुछ डायलॉग बोल रहा है, कोई स्पीच बोल रहा है, लेकिन वो स्पीच सुनने वाला सामने कई बार कोई होता भी है और कई बार नहीं भी होता है। ऑलराइट, उसी तरह एक मोनोलॉग होता है। मोनोलॉग में क्या होता है कि एक व्यक्ति है वो जो बोल रहा है और सामने बैठकर लोग सिर्फ सुन रहे हैं, वो मोनोलॉग होता है। और सॉलिलॉकी क्या है, सॉलिलॉकी में सिर्फ एक ही व्यक्ति बोल रहा है और वो लाउडली बोल रहा है, अपने एक्सप्रेशंस को लाउडली कन्वे कर रहा है, लेकिन सुनने वाला कई बार सामने होता भी और कई बार सामने नहीं भी होता है। तो बेसिकली इसमें जो ऑप्शन है उसके हिसाब से हम चलेंगे। सॉलिलॉकी क्या है? अ स्पीच वेयर द स्पीकर स्पीक्स टू अदर्स प्रेजेंट, एक स्पीकर है जो सामने बैठे लोगों से कुछ बोल रहा है। अ स्पीच वेयर स्पीकर स्पीक्स टू अनदर पर्सन, कोई स्पीकर यानी कि जो बोलने वाला वो किसी और से बात कर रहा है। अ स्पीच दैट ए कैरेक्टर इन प्ले स्पीक्स अलाउड बट इट इज ओनली टू बी हर्ड बाय द कैरेक्टर एंड समटाइम्स टू द ऑडियंस। तो यानी कि कोई कैरेक्टर किसी प्ले में कोई सी बात को बोल रहा है, अपने एक्सप्रेशन, अपनी फीलिंग्स को जोर जोर से बोल रहा है और इतनी जोर से बोल रहा है कि उसको सुनने वाला कोई नहीं, वो खुद ही अपने आप को सुन रहा है और खुद ही बोल रहा है। तो इसको हम सॉलिलॉकी बोलते हैं। इस तरीके से ये एक क्वेश्चन इसमें और बचता है, क्वेश्चन नंबर 20। इसको भी हालांकि मैंने मार्क नहीं किया है। इस तरह के क्वेश्चन अगर एग्जाम में आते हैं तो उसको आप खुद ही अटेम्प्ट कर लें। इनको क्या करना है कि इनको सही सीक्वेंस में इन सबको पढ़ के लगाना है। तो इस क्वेश्चन को आप सेल्फ अटेम्प्ट के लिए मैंने आपके लिए छोड़ा है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।